आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहारे दो। आन बान शान या जान का हो दान, आज एक धनुष के वाण पे उतारे दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। फ्रेंड्स, ये पीयूष कुमार मिश्रा जी की कुछ लाइनें जो काफ़ी प्रेरणादायक हैं आपके लिए इस मौसम के लिहाज से। मौसम मीन्स कि एग्जामिनेशन का सीजन आने वाला है, बहुत लोग दरोगा एग्जाम को भी टारगेट किए थे, खराब गया है तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इस समय जो है, यह समय जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का है। इसमें जो है यदि आप डिप्रेस होगे, हताश होगे तो जो है 67वीं बीपीएससी भी आप पर भारी पड़ने वाला है। काफी ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया है, तो ये माहौल है डरने का नहीं, संघर्ष करने का और फिर से उठ के खड़े होने का और अपने स्टडी को फिर से पिकअप करने का और अंततोगत्वा 67वीं बीपीएससी को क्रैक करने का। ठीक है फ्रेंड्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड आरंभ द बिगनिंग सीरीज फॉर 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और आज इसका 9वां दिन है। 9वां दिन में आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता और गांधी का हरिजन अभियान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और इस सीरीज का यदि आपने पहला वीडियो मिस किया है, पहले का वीडियो, तो यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, एज यू नो कि एसडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है पहले के क्लासेज में, कि कोई भी जब मूवमेंट स्टार्ट होता है या कोई भी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो चूंकि 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है, नमक सत्याग्रह शुरू किया जाता है, तो हमें वर्ष 2019 की उन सारे डेवलपमेंट और घटनाओं को 1929 की उन सारे डेवलपमेंट और घटनाओं को हमें देखना होगा जो 1930 के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही और उसका कारण बनी। तो पहले हम केस स्टडी करते हैं वर्ष 1929 का। ठीक है, 1929 का। 1929 के दौरान जो है जो भी राजनीतिक घटनाएं घटी उसके बारे में देखते हैं। देखिए, 1929 से पहले गांधी जी का जो कि मुख्य लीडर्स थे, मुख्य फेस थे आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उनका पहले का जो स्ट्रेटजी था और 1929 के बाद का जो स्ट्रेटजी था उसके बारे में आपको जानना है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि यदि आपने इस ढंग से पढ़ाई कर ली और मेरे वीडियो को फॉलो कर लिया तो आपको हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, गांधी का 1929 से पहले का जो मुख्य जोर था वह रचनात्मक कार्यों पे था, कि जो भी जनता है वह रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो है किसी भी मूवमेंट को सहयोग करे। बाद में है ये इनका विचार बदलता है और जनता को सीधे राजनीतिक कार्यों के लिए तैयार करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और इसके पीछे वे ऐसा सोचते हैं कि जब तक जनता जो है डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम अंग्रेजों को ज्यादा डरा नहीं पाएंगे और जनता के बीच जो है जागरूकता नहीं फैला पाएंगे। ठीक है, इसी वर्ष जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया जाता है। ये शब्द से ही, अपने नाम से ही इसका उद्देश्य जो है परिलक्षित होता है। तो आई होप कि इसके बारे में ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इस समिति का जो है गांधी जी को पूर्ण सहयोग मिलता है, पूर्ण समर्थन मिलता है। इसके साथ साथ 1929 में अन्य विस्फोटक घटनाएं भी होती हैं। एक तो मेरठ षड्यंत्र केस जो हमने पहले की कक्षाएं में पढ़ चुके हैं, पहले कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है, मार्च 1929 में घटित होता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस घटना में क्या था। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय विधानसभा बम कांड जो कि अप्रैल 1929 में घटित होता है, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। उसके बाद मई माह में जो है इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी सत्ता में आती है। ये सारी चीजें जो है
एक कुमुलेटिव इफेक्ट डालती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आगे के भविष्य पे। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आरंभ द बिगिनिंग सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप इससे जुड़ सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपना अप्रेजल वर्ड जरूर लिखें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और हमें लगे कि आप इसमें जो है इन्वॉल्व हो, आपको मजा आ रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं लॉर्ड इरविन घोषणा, जिसकी घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 1929 को। ठीक है, पिछले के क्लास में हमने अगस्त 1917 की घोषणा के बारे में, मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में चर्चा करी थी। इसका उद्देश्य यह था, इसमें लॉर्ड इरविन घोषणा में यह बताया गया था कि इस घोषणा का जो लक्ष्य है उसकी आगे की प्रगति की जाएगी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, ताकि जो है स्वराज का जो आगे का स्टेप है उसके बारे में हम चर्चा कर सकें और धीरे धीरे भारतीयों को स्वराज दिया जाए। ठीक है, उसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र होता है इसके बाद। ठीक है, इस आपका लॉर्ड इरविन घोषणा के बाद दिल्ली घोषणा पत्र क्या था, मैं आपको बता दूं कि ये 2 नवंबर 1929 को हुआ था और इसमें जो है बड़े बड़े देश के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उनका ये मानना था कि डोमिनियन स्टेटस जो है कब लागू हो, ये हमारा जो है मुख्य मुद्दा होना चाहिए, ये नहीं कि हमें धीरे धीरे मिले। ठीक है, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो है बहुमत हो और राजनीतिक अपराधियों को क्षमा दिया जाए, ये सारे उद्देश्य के साथ यदि आरटीसी होता है बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो हम उसमें शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन दिल्ली घोषणा पत्र का सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वायसराय इरविन के द्वारा इस मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद की घटना है लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। और यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज को जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली घोषणा पत्र, इसमें जो है ना हिस्ट्री में जो भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें साइक्लिक प्रोसेस चलता है। अंग्रेजों ने कुछ किया, उसके प्रत्युत्तर में भारत के राष्ट्रवादियों ने कुछ किया, उसके प्रत्युत्तर में फिर अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो जैसे दिल्ली घोषणा पत्र हमारे भारतीय राष्ट्रवादी थे उनका था, उसके बाद वायसराय इरविन के द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो फिर इन्होंने जो है इसके प्रतिपक्ष में लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज को अपना जो है मुख्य लक्ष्य घोषित कर लेते हैं, जो दिसंबर 1929 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है आईएनसी का लक्ष्य घोषित होता है और इसको जो है गांधी जी का पूर्ण समर्थन मिलता है। इसी में जो है 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो कोई आपसे पूछे कि कब प्रथम बार जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो 26 जनवरी 1930 का दिन था और ये आईएनसी के जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, उसमें लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे सहित रावी नदी के तट पर जो है इसी अधिवेशन में जो है भारतीय तिरंगा झंडा जो है फहराया जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि भारतीयों की जो मांग थी वो इरविन के द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित हो जाता है और गांधी जी को पूर्णतः बहुमत और स्वीकृति मिल जाती है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करें। गांधी जी अपने द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें जो है 11 सूत्रीय मांग करते हैं। ठीक है, 1930 में, और इन 11 सूत्रीय मांग को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको यदि हम बांटे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य हित के संबंध में मांगे थी, दूसरा विशिष्ट बुर्जुआ जो सोसाइटी थी उस समय इंडिया की देशी, उसके संबंध में मांग थी, और तीसरा किसानों से संबंधित मांग थी। यदि सामान्य हित के संबंध की मांग करें तो आईसीएस और सेना व्यय का, जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज थी और सेना व्यय में गांधी जी ने कहा कि 50% की कटौती हो। ये डाउनग्रेड का मतलब इसमें कटौती हो। ठीक है, नशीली वस्तुओं का विक्रय पूर्णतः खत्म करा जाए। सीआईडी विभाग पर जो है सरकारी नियंत्रण या तो किया जाए या इसे खत्म कर दिया जाए।
ठीक है। सशस्त्र कानूनों में परिवर्तन करने की मांग गांधी जी ने करी थी, जिससे कि आत्मरक्षा के लिए जो है देशी लोग जो है शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर सकें, ठीक है, तथा सभी राजनीतिक बंदियों को जो है रिहा करने की मांग की गई थी, तथा डाक आरक्षण बिल भी पास कराने की मांग की गई थी, जो कि सामान्य हित से संबंधित था। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों में इनमें से कौन नहीं थे या क्या क्या थे, ठीक है। यदि विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंध की बात करी जाए तो इन्होंने रुपयों का, देखिए रुपये का मैंने सिंबल दे दिया है, रुपये का एक्सचेंज रेट, ER स्टैंड फॉर एक्सचेंज रेट, ठीक है, 1 शिलिंग से 4 पेंस करने की बात करी थी, तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रण करने की बात करी थी, तथा तटीय यातायात बिल पास करने की गांधी जी ने बात करी थी, विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित। वहीं किसानों से संबंध की यदि बात करी जाए तो लागान में 50% कटौती की बात करी गई थी, और नमक कर को खत्म किया जाए और सरकारी नियंत्रण को इस नमक कर पर से हटाया जाए, नमक पर से, ठीक है। तो ये था गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग यंग इंडिया में, जिसका प्रकाशन हुआ था। आपको पता चल गया। अब देखिए इसके बाद होता क्या है। उसके बाद होता क्या है कि सरकार के द्वारा फिर इन मांगों की अनसुनी की जाती है और गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह करने का मूड बना लेते हैं। तो देखिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में नमक को केंद्रीय मुद्दा, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें नमक को ही केंद्रीय मुद्दा क्यों माना। देखिए जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि गांधी जी का 1929 से पहले का लक्ष्य दूसरा था, बाद का, जहां 1929 से पहले गांधी जी ये सोचते थे कि रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो है जनता जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी कर सकती है, लेकिन वहीं बाद में इन्होंने डायरेक्ट भागीदारी पे जोर दी, ठीक है। और जो आम जनता को कैसे टच किया जाए, ये काफ़ी साइकोलॉजिकली मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, ये पढ़े लिखे आदमी थे, इनको समझ थी कि आम जनता से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम आम जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हम बड़े बड़े लोग, या उनके मुद्दों पे खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक वे लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से किसी भी जन आंदोलन में भागीदारी नहीं देंगे। इसीलिए नमक को जो है गांधी जी द्वारा केंद्रीय मुद्दा बनाया गया, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ऐसा पढ़ना है ना, कोई भी टॉपिक आप मेरे से जुड़े हो तो मतलब ये लाभ होगा आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि YouTube के इतिहास में अभी तक इतना डिटेल से और रेगुलर वाइज जो है BPSC के लिए कोई क्लास चला रहा हो। सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल देते हैं, कुछ ऐसे मास गैदरिंग टॉपिक डाल देते हैं जिसे लोग आते हैं और अंततोगत्वा उनके साथ छल होता है, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य है आपको एडुकेट करना, ठीक है, ताकि जो है आप कितना भी टफ कंपटीशन हो, आपका ब्रेन जो है शार्प हो और एग्जाम को क्रैक कर सको। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, गांधी जी का ये मानना था कि पानी से पृथक नमक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो नमक पर कर लगाना जो है मानवीय हितों के विरोध, मतलब के अगेंस्ट में, ठीक है, तथा यह गरीबों को प्रभावित करता था। ये दो उनका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने नमक को जो है केंद्रीय मुद्दा माना। अब जो है दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था, पहले की क्लास में हालांकि बता दिया था जब मैंने गांधी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी अराइज होता है। तो देखिए दांडी मार्च जो है साबरमती से दांडी के बीच की यात्रा है। साबरमती से यह 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों के साथ ये यात्रा शुरू करते हैं और 24 दिन 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद जो है 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, तथा 6 अप्रैल को नमक कानून का जो है उल्लंघन करते हैं और SDM शुरू होता है, बोले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नमक जोड़ देता हूं मैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं, जो कि अब यहां से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। काफी कंफ्यूजिंग ये टर्म है, पूछा था BPSC में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग साबरमती और दांडी, BPSC ने दांडी सही माना था, ठीक है। अब देख लेते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था तो इसका प्रचार प्रसार जो है किस तरीके से हुआ। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो है यह काफी उथल पुथल मचाया था। यदि तमिलनाडु की बात करें तो तंजौर समुद्री तट पे C राजगोपालाचारी के द्वारा जो है ये त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की जाती है, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि किसने जो है नमक सत्याग्रह में त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा करी, तो आपको राजगोपालाचारी
पता होना चाहिए। वहीं मालाबार की बात करें तो केलप्पन ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिले में जो है नमक पद यात्रा किया गया और सीवी राम स्थापित किया गया। सीवी राम एक सेना के तरीके का कैंप था जो नमक सत्याग्रहियों के लिए जो है स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, सीवीराम का जो है स्थापना कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, वहीं उड़ीसा की बात करी जाए तो यहाँ पे नेतृत्व दिया था गोपाल चौधरी ने। असम में विभाजित जन सहयोग प्राप्त हुआ, लोग भिन्न भिन्न मुद्दों पे जो है अलग अलग लक्ष्यों को लेकर लड़ रहे थे, तो ज्यादा सपोर्ट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को असम में नहीं मिला। ठीक है, वहीं यदि बात करें बंगाल की तो सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. गुप्ता ने जो है यहाँ पे नेतृत्व संभाला था। वहीं बिहार में चंपारण और सारण जिलों में जो है, चूंकि बिहार जो है भू आवेष्टित डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, भू आवेष्टित जिला था, तो यहाँ पे जो है नमक सत्याग्रह जो है उतना सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी चंपारण और सारण जिलों में जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ था। वहीं पेशावर की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बादशाह खां और सीमांत गांधी भी बोला जाता है, इन्होंने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार और सपोर्ट के लिए खुदाई खिदमतदार नामक एक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना भी करी थी। ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट, लाल कुर्ती दल भी इसे कहा जाता था। ठीक है, वहीं धराशना की बात करी जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया यहीं पे हुआ था। तीव्र प्रतिक्रिया नेतृत्व जो है इसका सरोजिनी नायडू, मणिलाल आदि ने दिया था। मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे। ठीक है, इसमें जो है पुलिस का दमन होता है, 2 लोग और 320 जो है घायल हो जाते हैं। 2 लोग मर गए इस पुलिस के दमन के द्वारा और 320 लोग घायल हो जाते हैं। वेब मिलर जो है यूएसए का मतलब अमेरिका का पत्रकार था। इस घटना की जो है काफी उसने निंदा करी थी। उसने ये कहा था कि ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में अभी तक मतलब शांति से रूप से सत्याग्रह कर रहे और आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार जो है अपने जीवन में कभी नहीं मैंने देखा है। वहीं मणिपुर में रानी गैडिनल्यू ने जो है यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब जन आंदोलन की व्यापकता देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कौन कौन से सोसाइटी के किस किस वर्ग ने हिस्सा लिया था। तो महिलाओं ने जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी। ताड़ियों के, शराबों के दुकान पे, अफीमों के दुकान पे जो है यहाँ पे ये लोग जाके मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है धरना देते थे। छात्रों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। मुसलमानों की माफ कीजिएगा फ्रेंड, मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन था इसमें नगण्य था, ना के बराबर था। व्यापारी एवं छोटे व्यवसायियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जनजातियों ने भी हिस्सा लिया, मजदूरों ने भी हिस्सा लिया। वहीं किसानों की बात करी जाए तो मुख्यतः यूपी, बिहार और गुजरात के किसानों ने इस आंदोलन में जो है पूर्ण रूप से भाग लिया। ठीक है, आप देख लेते हैं, चूंकि यह आंदोलन काफी व्यापक होता है, गांधी जी को पकड़ के जेल में भी डाला जाता है। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता में वही सारी चीजें होती हैं जो गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों में इन्वॉल्व थी, लेकिन इन समझौता में जो है वे शहीद भगत सिंह को नहीं बचा पाते हैं। और जब कराची अधिवेशन होता है 1931 ईस्वी में, तो वहाँ पे गांधी जी को काला झंडा, जब गांधी जी वहाँ पे कराची में पहुँचते हैं तो काला झंडा दिखा के उनका विरोध किया जाता है और काफ़ी सारा मतलब इनको विरोध का सामना करना पड़ता है गांधी जी के द्वारा। ठीक, गांधी जी को जो भी यंग लीडर्स थे उनके द्वारा। फिर 29 मार्च 1931 में जो कि कराची अधिवेशन आयोजित होता है, इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया। ठीक है, और जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इसकी पुष्टि इसमें कांग्रेस के कराची अधिवेशन में होती है और कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेंगे। लेकिन फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच, इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया था, अर्थात आईएनसी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, वहीं सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच होता है। वहीं जो है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच होता है। ठीक है, तो आपको जो देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग लगते हैं डेट याद करने आरटीसी का।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाते हैं। दिमाग आपको कहाँ लगाना है? देखिए, फर्स्ट आरटीसी की बात करें तो ये होता है नवंबर 1930 से आपका जैन 1931 के बीच, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। वहीं सेकंड की बात करें तो ये होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, ठीक है। वहीं अगर थर्ड की बात करें तो यह होता है 17 नवंबर आपका 1932 से आपका 24 दिसंबर 1932। तो आप देखोगे ना कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना साल के लास्ट में होता है। पहला नवंबर से जनवरी के बीच चलता है, वहीं दूसरा जो है सितंबर से दिसंबर के बीच चलता है, वहीं तीसरा जो है नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। तो आराम से जब आपको फॉर्मेट समझ में आएगा ना तो आपको फैक्ट्स याद करने में ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होगी फ्रेंड। तो कभी भी दिमाग लगा के पढ़ा कीजिए, जैसा कि मैं आपको लीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है आईएनसी का भाग लेना जो है तय होता है, इसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं राजपुताना नामक जहाज से, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने किस जहाज से यात्रा करी थी, तो राजपुताना जहाज से, ध्यान में रखिएगा। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो है प्रतिरोध मतभेद उत्पन्न होता है और अंततोगत्वा जो है यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इससे संबंधित नोट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, तीनों आरटीसी में शामिल हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैं डिटेल से बता चुका हूं, चूंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता की। चूंकि उसके बाद जो है गांधी जी भारत लौटते हैं और वे कहते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं कि भले मैं खाली हाथ लौटा लेकिन देश के इज्जत को बाट पे नहीं लगाया, ठीक है। और उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादा लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं और अंततोगत्वा गांधी जी को पकड़ के फिर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में रहने के दौरान ही यरवदा जेल में ये बंद थे। सांप्रदायिक निर्णय होता है, अर्थात भारतीयों को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश की जाती है। 16 अगस्त 1932 को, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ब्रिटेन के पीएम जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा जो है लोथियन समिति के अध्ययन के आधार पे जो है जो भी उस समय अछूत थे तथाकथित, उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन बनाने की घोषणा करी जाती है, ठीक है। फिर जब गांधी जी ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत दुख पहुंचता है और उनको ये लगता है कि अब हिंदुओं में भी बंटवारा हो रहा है। अंग्रेजों का ये मंशा जो है यदि सही साबित हो जाता है, इसमें वो सफल हो जाते हैं, तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली। तो इन सारी चीज़ों को लेके वे जो है अनशन करने की धमकी लेते हैं और जो देश के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा जो है पुनः समझौता होता है आपसी सहमति से। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी के बीच, जो लोग भी जो बड़े स्वर्ण थे और जो लोअर कास्ट के थे, उनके बीच जो है पुनः समझौता होता है और सांप्रदायिक निर्णय जो है उसके बाद समाप्त हो जाता है। अब देखिए, चूंकि सांप्रदायिक निर्णय भले ही पृथक निर्वाचन न मिला हो, लेकिन उसके बाद दलितों पे जो प्रभाव था वे आज के राजनीति में भी आपको दिख रहा होगा। दलितों को जो है राजनीतिक हथियार बना दिया जो सांप्रदायिक निर्णय था, और अभी भी दलित जो है राजनीतिक हथियार बने हुए हैं। देश की बड़ी बड़ी पार्टियां जो वर्तमान में है, चाहे वह बीएसपी हो या एसपी हो या अपने यहाँ के आरजेडी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मैं दलितों के हित पे काम कर रहा हूँ। आज़ादी के लगभग 8 दशक पूरे होने वाले हैं, उसके बाद भी दलितों की स्थिति जो है, मैक्सिमम दलितों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, ठीक है। कुछ सुधार हुआ है लेकिन सिचुएशन अभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, चूंकि इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं गांधी जी और उनको लगता है कि भैया मैं तो अपना पूरा ध्यान जो है राजनीतिक क्रियाकलापों में ही लगाया हुआ था, लेकिन जब तक समाज जो है एकजुट नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है हम स्वतंत्रता से काफ़ी दूर हैं। तो गांधी जी सब छोड़ के हरिजन अभियान में लग जाते हैं और यरवदा जेल में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वे बंद थे, वहीं से अस्पृश्यता निवारण अभियान जो है ये करने शुरू कर देते हैं, मतलब इस अभियान में वे जुट जाते हैं। और 1932 में जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का जो है इन्होंने गठन किया। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब हुआ था? 1932 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1933 में जो है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया और 7 नवंबर 1933 को वर्धा में हरिजन यात्रा इन्होंने प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा
यात्रा करके लगभग 20,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी थी और दलितों का जो है सिचुएशन जानने की कोशिश करी थी। तो ये था आज का क्लास का कंटेंट। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको यदि क्वेरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो है वीडियो से संबंधित कोई भी अपना सजेशन देने के लिए, अच्छा लगा बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद